बच्चों, आज हम देखेंगे अपने सिलेबस का यूनिट 4। चौथा यूनिट है अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, यानी गैसों का अणुगति सिद्धांत। उसका पहला टॉपिक है गैस के अणुगति सिद्धांत के मुख्य बिंदु, यानी पोस्टुलेट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी। इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो पोस्टुलेट्स मीन्स मुख्य बिंदु या मेन पॉइंट्स। मेन पॉइंट्स में सबसे पहला बिंदु है कि प्रत्येक गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी है। विद्यार्थियों, जितनी भी गैसेस हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, और इन छोटे छोटे कणों को यानी टाइनी पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? अणु। और अणुओं का द्रव्यमान यानी मास 0 नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी अणु होते हैं उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। दूसरा बिंदु है अपना, एक गैस के अणु समरूप होते हैं। यानी मान लीजिए कि हमने हाइड्रोजन गैस ली, तो हाइड्रोजन गैस के सभी अणु सभी रूप में समान होंगे, लेकिन क्या होगा? वो ऑक्सीजन के अणुओं से अलग होंगे। तो ये पॉइंट क्या कहता है कि एक गैस के अणु समरूप होते हैं, परंतु अन्य गैस के अणुओं से भिन्न होते हैं। ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अनदर गैस। तीसरा बिंदु, गैस के अणुओं का आयतन। अब देखिए, वॉल्यूम पर चर्चा हो रही है कि अणुओं का आयतन क्या होता है? गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में नगण्य होता है। मान लीजिए कि हमने एक गैस है, मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है, और जिस कंटेनर में रखी हुई है, ठीक है ना, तो वो जितना स्थान घेरेगी वो उसका आयतन कहलाएगा। तो उसका पूर्ण आयतन की तुलना में उस अणु का आयतन, उस छोटा सा जो अणु होता है, हमने पहले भी बोला कि गैस जो है छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बनी होती है, तो उन अणुओं का जो वॉल्यूम होता है ना, वो बहुत नगण्य होता है। किसकी तुलना में? संपूर्ण आयतन की तुलना में। यानी जितना स्थान उसने घेर रखा है उसकी तुलना में उस एक पर्टिकुलर अणु का आयतन नगण्य होता है। तो इसको कैसे समझाया है कि अर्थात पात्र के आयतन की तुलना में गैस के अणुओं का अपना आयतन नगण्य होता है। और अधिक समझना है तो क्या समझेंगे कि गैस के कणों के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होता है ना, उन कणों के अपने आकार की तुलना में बहुत अधिक होता है। देखिए, जो बिल्कुल डॉट डॉट हैं वो गैस के अणु हैं, और पात्र है, कंटेनर है, उसमें हमने गैस भर रखी है। तो एक डॉट यानी एक अणु, उसका आप देख लीजिए वॉल्यूम बहुत नगण्य होगा संपूर्ण आयतन की तुलना में। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि गैस के अणु ठोस, गोलाकार। देखिए बच्चों, जो इसका जो स्वरूप है वो कैसा है? सॉलिड है और स्फेरिकल होता है, तथा पूर्णतया प्रत्यास्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कंप्लीट जो है वो इलास्टिक बॉडी होती है ना। ठोस होते हैं, गोलाकार होते हैं, पूर्णतया प्रत्यास्थ कण इनको माना गया है। अब इसका मतलब क्या है? पूर्णतया प्रत्यास्था का मतलब क्या है? कि जब अणु आपस में टकराते हैं तो क्या होता है? उनकी काइनेटिक एनर्जी की हानि नहीं होती। देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, परंतु क्या होगा? ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। एनर्जी एक्सचेंज तो होती है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। इसीलिए इनको बोलते हैं कि ये कंप्लीट इलास्टिक बॉडीज होती हैं, ठोस होते हैं, है ना। इन अणुओं के मध्य न तो कोई आकर्षण होता है और न ही कोई प्रतिकर्षण होता है, यानी अट्रैक्शन भी नहीं होगा और रिपल्शन भी नहीं होता है। नेक्स्ट बिंदु देख लीजिए, पांचवा बिंदु। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा है। 5th पॉइंट का पहला पार्ट है कि गैस के अणु निरंतर सीधी रेखा में विचरण करते हैं। जो भी मूवमेंट होता है वो स्ट्रेट लाइन में होता है। दे मूव इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गमन करते हैं। और देखिए, सेकंड पार्ट इसका क्या है? आपस में
तथा पात्र की दीवारों से टकराकर अपनी दिशा बदल देते हैं। क्योंकि जब हमने पहले पार्ट में क्या देखा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं कंटिन्यूअसली दे मूव इन ए स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सीधी रेखाओं में चलते हैं और चलते रहते हैं जब तक कि किसी अन्य अणु से नहीं टकरा ले या फिर कंटेनर की दीवार से न टकरा दे, तब तक इनकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। और चलिए थर्ड पॉइंट में इसमें क्या है कि अणुओं की वेलोसिटी भी समान नहीं होती, यानी इनका जो वेलोसिटी है या वेग है वो अलग अलग हो सकता है। देख लीजिए कि जो अणु है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, लेकिन दूसरे अणु से टकराकर ही डायरेक्शन चेंज होती है, अदरवाइज वो सीधी रेखा में गमन करता रहता है। तो ये फिफ्थ पॉइंट का पहला पार्ट हमने देखा कि निरंतर सीधी रेखा में गमन करते हैं, है ना, और आपस में या पात्र की दीवार से टकराकर ही इनकी डायरेक्शन चेंज होती है और अणुओं के वेग जो है वो समान नहीं होते, है ना, अलग अलग वेग हो सकते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा कि गैस का दाब उसके अणुओं का पात्र की दीवार पर किए गए प्रहारों का परिणाम है। बच्चों हम बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर गैस का प्रेशर इतना है, उस गैस का प्रेशर इतना है, तो गैस के प्रेशर से मतलब क्या है कि वो कंटेनर की दीवार से कितनी जोरों से टकराते हैं, कितना प्रहार करते हैं, वो किया गया प्रहार ही उनका प्रेशर होता है। और देखिए सेवंथ पॉइंट, अणुओं की गति पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव नगण्य होता है। देख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अणुओं की गति पर। आठवां बिंदु देखिए, गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा यानी एवरेज काइनेटिक एनर्जी गैस के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के समानुपाती होती है, यानी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, नेचर पर नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अणुओं की जो एवरेज एनर्जी है वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती है, किस पे, परम ताप पे या एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर निर्भर करती है। तो कुल मिला के ये सिद्धांत क्या समझाता है, इस सिद्धांत से हमें क्या सीख मिलती है या ये सिद्धांत क्या बताता है कि गैसों के ताप अथवा दाब आदि को समझना है तो ये सिद्धांत हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा ये है कि ये सिद्धांत ये कहता है कि गैस का दाब उनके अणुओं के बीच के स्टैटिक रिपल्शन के कारण नहीं है। ये चीज है ना, न्यूटन ने बोला था कि भाई जो भी प्रेशर होता है गैस का वो क्या होता है कि इन अणुओं के बीच में कोई रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, जिससे कि प्रेशर पड़ता है। ऐसा नहीं है, अणुओं के बीच के स्टैटिक रिपल्शन के कारण नहीं होता, बल्कि गतिशील अणुओं के आपसी टकराव का परिणाम है। आपस में टकराते रहते हैं, इस वजह से ये जो है गैस का दाब होता है, अदरवाइज प्रतिकर्षण के कारण नहीं होता। तो ये एक मॉडल है, काइनेटिक थ्योरी जो है वो, उससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि गैसों में ताप की प्रॉपर्टी होती है, प्रेशर होता है ना, और इनके अणु में जो भी प्रेशर होता है वो उनके प्रतिकर्षण के कारण नहीं होता, उनके आपस के प्रतिकर्षण के कारण नहीं होता है, बल्कि टकराने से होता है।